डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्रोमोसोम्स का। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्रोमोसोम जो है उनके बारे में इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखो, क्रोमोसोम सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया गया था स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा। और कब किया गया था? तो 1815 में डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है क्रोमोसोम, ये कब क्वाइन किया गया था? तो ये जो है आपका वर्ल्डेयर के द्वारा 1888 यानी 1888 में ये पहली बार क्वाइन किया गया था क्रोमोसोम वर्ड। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मैंने क्या क्या बताया। हमने बताया कि क्रोमोसोम्स के बारे में सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था 1815 में, जबकि ये जो वर्ड है क्रोमोसोम, ये सबसे पहले दिया गया था वर्ल्डेयर के द्वारा 1888 में। देखो, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम मौजूद होता है और जो कि दिखाई देता है रॉड के शेप के स्ट्रक्चर्स में। और सिर्फ ये तब दिखाई देता है जब सेल जो है वो डिवाइड होने वाला होता है। यानी कि सेल के डिवीजन के दौरान, सेल के डिवीजन के समय में हम लोगों को क्रोमोसोम्स दिखाई देता है। और क्रोमोसोम्स किस रूप में दिखाई देता है? तो ये जो है रॉड के शेप के स्ट्रक्चर के रूप में हमें दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि क्रोमोसोम्स कैसा मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो क्रोमोसोम जो है वो कॉम्प्लेक्स डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स और साथ ही साथ प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन हो गया, एसिडिक प्रोटीन्स हो गए, तो इन सभी से मिलकर के बना होता है। अब चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि हमें जो है सेल के डिवीजन के दौरान में क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो है मैं स्ट्रक्चर्स बना के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोगों को स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, जो कि लग रहा है कि एक रॉड है। जबकि ऐसा ही जो है यहाँ पर एक नीचे की तरफ में भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि अगेन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है एक रॉड है। तो इस प्रकार से रॉड जो है आपका एक्स की भांति स्ट्रक्चर बना रहा है और इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। तो ध्यान दो कि ये जो क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है रॉड के शेप में एक्स के फॉर्म में, ये जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो उस कंडीशन में दिखाई देता है। यानी कि सेल के डिवीजन के समय में हम लोग को सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको कि हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब देखिए कुछ आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का हम लोग बात करते हैं। देखो, क्रोमोसोम्स के बारे में अगर बात किया जाए तो क्रोमोसोम्स जो है ये डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के रूप में, फॉर्म में, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुणों के इनहेरिटेंस के लिए इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी कि कंटेन करता है। मैंने आप सभी को क्या बताया, एक बार फिर से सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूं कि क्रोमोसोम्स के अंदर में डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के रूप में पेरेंट के गुणों को, पेरेंट के फीचर्स को उसके अगले जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए, इनहेरिटेंस करने के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद होता है। अब देखो जिन रूपों में ये मौजूद होता है यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में, तो ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ये सेलों के ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन और उसके कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट के लिए आवश्यक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कंटेन करता है। यानी कि आवश्यक जो इंफॉर्मेशन होते हैं सेलों के बनावट और संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर में मौजूद होते हैं। साथ ही ध्यान दो कि ये जो डीएनए होते हैं उनके अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम लोग जीन बोलते हैं, जीन कहते हैं। और ये जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर में पाए जाने वाले हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन के यूनिट होते हैं। तो आपने जाना कि जीन क्या होते हैं, तो जीन जो है वो क्रोमोसोम के अंदर में पाए जाने वाले हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन के यूनिट होते हैं। साथ ही साथ ध्यान दो कि
डीएनए के सीक्वेंस होते हैं। जीन जीन जो है वो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं जो कि अधिकांश सेलुलर एक्टिविटीज को डायरेक्ट करते हैं, यानी कि गाइड करते हैं कि किस प्रकार से सेलुलर एक्टिविटी हो। अब आगे ध्यान दो कि किसी एक सेल के अंदर में, किसी एक सेल के, एक सेकेंड वेट करो, किसी एक सेल के अंदर में जो कि अभी फिलहाल जो है डिवाइड नहीं हो रहा होगा, तो उस सेल के अंदर में जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन मटेरियल के भाग के रूप में, पार्ट के रूप में मौजूद होता है। और क्रोमैटिन क्या है, तो देखो क्रोमैटिन जो है वो एक विस्कस यानी कि चिपचिपा जिलेटिनस सबस्टांस है जो कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिल करके बना होता है। आगे ध्यान दो कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये यूजुअली थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागेनुमा संरचना के इंटेंगल मास के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ऐसे कंडीशन में ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये आपका क्रोमोसोम्स के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाता है। और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखना कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो किसी एक स्पेसिफिक यानी कि विशेष स्पीसीज के अंदर में हमेशा ही कांस्टेंट होता है, हमेशा जो है एक ही रहता है, सेम होता है। मैंने आप सभी को यही बताया कि किसी एक स्पीसीज के अंदर में क्रोमोसोम्स का नंबर हमेशा ही एक ही रहता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम के संरचना के बारे में। देखो यूजुअली कोई एक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर में नैरो जोन्स होते हैं और इन सभी नैरो जोन्स को हम लोग कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जिसको कि मैं आप सभी को बाद में दिखा देता हूं। देखो ये जो कंस्ट्रिक्शन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि दो प्रकार के कंस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलते हैं और वो दो प्रकार के कंस्ट्रिक्शन है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। देखो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो दो आइडेंटिकल सेक्शन या फिर आर्म्स में क्रोमोसोम्स को डिवाइड करता है और उन दोनों आर्म्स को या फिर आइडेंटिकल सेक्शन को हम लोग क्रोमैटिड्स कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जो है वो काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर इन दोनों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक क्रोमोसोम्स के अंदर में सेंट्रोमियर मौजूद होता है, यानी कि प्रत्येक सेंट्रोमियर में ये जो है आपका प्रत्येक जो है क्रोमोसोम के अंदर में सेंट्रोमियर होता है। अब देखो प्रत्येक जो क्रोमोसोम होता है इसके अंदर में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन सभी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्रोमैटिड्स कहते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम लोग क्रोमैटिड्स बोलते हैं। चूंकि ये जो है सिमिलर होते हैं यानी कि एक दूसरे के जैसे होते हैं, यही कारण है कि इनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स के नाम से भी जानते हैं। दोनों जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमियर पर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये जो सेंट्रोमियर पर कनेक्शन है दोनों के बीच में एक जो जुड़ाव है, ज्वाइंट है, ये जरूरी भी है। ये जरूरी किस लिए है, ये जरूरी इसलिए है ताकि एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम जो है वो मूवमेंट कर सकें एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। आगे ध्यान दो, अगर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर जो है वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा। तो अगर क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर डैमेज हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में सेल के डिवीजन के एनाफेज स्टेज के दौरान में अपोजिट पोल की तरफ में ये जो आपका क्रोमोसोम है ये मूवमेंट करने के लायक नहीं रहेगा। आगे देखो, अलग अलग क्रोमोसोम्स यानी कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम्स के अंदर में सेंट्रोमियर का नंबर जो है वो वैरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। यानी कि मैंने आप सभी को बताया कि क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये चेंज होता है, यानी कि ये वैरी करता है। कोई क्रोमोसोम जो है वो मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो सकता है और मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है वो
एक क्रोमोसोम सॉरी एक सेंट्रोमियर से मिलकर बना होता है, जबकि पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है वो आपका कई सारे सेंट्रोमियर से मिल करके बना हुआ होता है। तो आपने जाना पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम और मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है। मोनोसेंट्रिक मैंने बताया था कि मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है वो एक सॉरी सेंट्रोमियर से मिलकर बना होता है। देखो मोनो का मतलब ही आपका जो है एक, जबकि पॉली का मतलब है आपका जो है, यहाँ पर देखो यहाँ पर वर्ड में ही लिखा हुआ है पॉली, तो पॉली का मतलब हो गया आपका जो है सेवरल। ठीक है, तो मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर में उसका एक सेंटर यानी कि जो है आपका सेंट्रोमियर है, जबकि पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर में सेवरल यानी कि कई सारे जो है सेंट्रोसोम होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम और पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रोमोसोम्स का। जैसा कि यहाँ पर आप लोग जो है यहाँ पर क्रोमोसोम्स के जो है स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है ये आपका इस प्रकार से दिखाई देता है। देखो इसके अंदर में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका जो सेंटर है यानी कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जिसको कि हम लोग काइनेटोकोर भी कह सकते हैं। तो काइनेटोकोर से मिल करके बना हुआ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हो गया। और कंस्ट्रिक्शन तो आप लोग जानते ही हो जो कि क्रोमोसोम्स का नैरो पार्ट होता है। तो ये हो गया आपका जो है नैरो पार्ट जो कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हो गया। इसके अलावा जो कंस्ट्रिक्शन होते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पर दो टर्म आए हुए हैं, एक है सैटेलाइट और दूसरा है टेलोमियर। तो जानते हैं कि ये क्या होता है। देखो टेलोमियर का बात किया जाएगा तो ये जो है आपका क्रोमोसोम का लास्ट यानी कि टर्मिनल पार्ट होता है। तो ये टर्मिनल पार्ट हो गया टेलोमियर। अब देखते हैं हम लोग सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो होता है वो कुछ खास आपका जो है क्रोमोसोम का एक खास जो है आपका सेक्शन होता है जो कि लंबा जो है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के द्वारा सेपरेट होता है, आपका जो है अलग हुआ होता है क्रोमोसोम का। ये एक खास आपका जो है पोर्शन है, सेक्शन है सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो वाला जो पार्ट है एक छोटा सा हिस्सा, शॉर्ट हिस्सा जो कि लंबा इलोंगेटेड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से सेपरेट हुआ है, क्रोमोसोम्स का ही भाग है। तो ये आपका कहलाता है सैटेलाइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि सैटेलाइट क्रोमोसोम के अंदर में कैसा होता है, टेलोमियर कैसा होता है, काइनेटोकोर हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। ये सभी क्या होते हैं, यानी कि आपने जो है अभी स्टडी किया क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ और भी चीजें देखते हैं। देखो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा जितने भी दूसरे कंस्ट्रिक्शन होते हैं उन सभी को हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये तो आपने पहले अभी अभी जो है डायग्राम से ही देख लिया था। और साथ ही साथ ध्यान दो कि ऐसे मतलब देखो कुछ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स के अंदर में जो है सेकेंडरी क्रोमोसोम्स सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होते हैं। ऐसे जो है क्रोमोसोम एक या दो ही होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स के स्पेसिफिक सेट में जिसमें कि सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन पाए जाते हैं, ऐसे जो है एक या दो ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब देखो सैटेलाइट क्या होता है। यहाँ पर सैटेलाइट के बारे में बताया गया है कि सैटेलाइट जो होता है वो एक शॉर्ट यानी कि छोटा सा क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है जो कि मेन क्रोमोसोम्स से एक कंपैरेटिवली इलोंगेटेड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन से अलग हुआ होता है, सेपरेट हुआ होता है। यानी कि जो नॉर्मली सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है उसके तुलना में एक थोड़ा सा लंबा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के माध्यम से मेन क्रोमोसोम का जो हिस्सा होता है उससे सैटेलाइट जो है वो अलग हुआ होता है। यानी कि क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा अलग हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। अब आगे ध्यान दो कि एक ऐसा क्रोमोसोम जिसमें कि सैटेलाइट होगा, तो सैटेलाइट के साथ साथ जो क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग सैट क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और अब जानते हैं कि टेलोमियर क्या होता है। तो टेलोमियर जो होता है
वो आपका क्रोमोसोम का टर्मिनल पार्ट होता है, यानी कि जो आपका इंड पार्ट होता है। और साथ ही साथ इसका काम का बात किया जाएगा तो ये जो है क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी देता है, स्थिरता प्रदान करता है। अब हम जानेंगे क्रोमोसोम्स के टाइप्स के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हैप्लोइड क्रोमोसोम क्या होता है और डाइप्लोइड क्रोमोसोम क्या होता है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो किसी खास स्पीसीज के अंदर में हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा जो है एक ही रहता है। अब देखो, जो गैमेटिक सेल होते हैं, जिस जैसे कि स्पर्म्स हो गए या फिर जो है ओवा हो गया यानी कि ओवम हो गया, तो इसके अंदर में जो क्रोमोसोम्स का सेट होता है, नंबर होता है, ये जो है आपका गैमेटिक या फिर जो है रिड्यूस या फिर हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैंने आप सभी को क्या कहा कि जो गैमेटिक सेल होते हैं जैसे कि स्पर्म और ओवा हो गया, तो इसके अंदर में क्रोमोसोम्स का जो सेट होता है, नंबर होता है, उसको हम लोग गैमेटिक या फिर रिड्यूस्ड या फिर हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। देखो, ये जो हैप्लोइड सेट है क्रोमोसोम्स का, ये जो है जीनोम के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, यानी कि आपने जान लिया कि हैप्लोइड क्रोमोसोम क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा का। तो देखो, सोमैटिक यानी किसी भी एक जीव का, यानी कि अधिकांश जीवों में उसके बॉडी का जो सेल होता है, यानी कि सोमैटिक जो सेल होता है, उसके अंदर में दो ठो हैप्लोइड सेट यानी कि जो है आपका जीनोम होते हैं। उन दोनों को जो है हम लोग बोलते हैं डाइप्लोइड सेल। यानी कि ये जो डाइप्लोइड सेल होता है, ये आपका देखो मेल गैमिट और आपका जो फीमेल गैमिट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, मैं अभी आप लोगों को डाइप्लोइड सेल के बारे में बता रहा हूँ कि होता क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान में मेल और फीमेल गैमिट, यानी कि मेल और फीमेल हैप्लोइड गैमिट जो होते हैं वो यूनाइट हो जाते हैं, यानी कि उनके यूनियन से क्रोमोसोम्स का एक आपका सेट बनता है, जिसको कि हम लोग डाइप्लोइड सेट कहते हैं। तो ये डाइप्लोइड सेल आपने जान लिया कि हैप्लोइड दो ठो जब सेल मिलते हैं तब जाकर के डाइप्लोइड सेल बनता है। अब हम लोग कुछ निश्चित स्पीसीज के अंदर में क्रोमोसोम्स के नंबर को एक टेबल के माध्यम से स्टडी करेंगे। चलिए उन सभी को हम लोग जो है देख लेते हैं। टेबल के अंदर में कुछ निश्चित स्पीसीज के अंदर में क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो कि किस स्पीसीज में कितना क्रोमोसोम्स का नंबर होता है। तो चलिए आप इस टेबल में देख सकते हैं अब कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि वाइल्ड जो हॉर्स होते हैं उनके अंदर में 66 क्रोमोसोम होते हैं। कैट के अंदर में 38 क्रोमोसोम होते हैं। रैट के अंदर में 42 क्रोमोसोम होते हैं। और हाउस फ्लाई के अंदर में 12 क्रोमोसोम होते हैं। जबकि बात करेंगे सीप के अंदर में तो यहाँ पर जो है 54 क्रोमोसोम होते हैं। इसके अलावा हाउस फ्लाई के अंदर में जो है, हाउस फ्लाई में तो आपने देख लिया था 12 क्रोमोसोम होते हैं, सीप के अंदर में 54 क्रोमोसोम होते हैं। इन सब के अलावा जो है इंडियन फ्रॉग के अंदर में 24, पिग के अंदर में 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो गार्डन पी होता है यानी कि जो मटर होता है उसके अंदर में आपका जो है 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओनियन के अंदर में 16 क्रोमोसोम। मेज के अंदर में यानी कि मक्का के अंदर में, जिसको हम लोग भुट्टा भी बोलते हैं, तो उसके अंदर में जो है आपका 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। और लास्ट वन है राइस के अंदर में, तो राइस के अंदर में देखेंगे तो ये 20 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो यहाँ पर जो टेबल में दिया गया है ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन सब के अलावा भी अलग अलग जो स्पीसीज होते हैं उन सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग होता है, बट किसी एक स्पीसीज के अंदर में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। तो जो अभी इस टेबल के माध्यम से हमने आप सभी को बताया नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सर्टेन स्पीसीज, ये आप लोगों को जो है एक तरह से याद रखना है, हमेशा जो है माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ क्रोमोसोम्स के बारे में जो अभी मैंने आप सभी को डिफरेंट
फैक्ट्स आप सभी को समझाया वो सभी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।